नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि विज्ञान या साइंस, जिसे हम आज अपनी दुनिया का सबसे महान सच मानते हैं, वो असल में है क्या? हम विज्ञान पर आंख बंद करके भरोसा क्यों करते हैं? जब एक डॉक्टर हमें कोई दवा देता है, तो हम बिना सवाल पूछे उसे खा लेते हैं। जब वैज्ञानिक कहते हैं कि धरती सूरज का चक्कर लगाती है, तो हम उसे मान लेते हैं। लेकिन वो कौन सी चीज है जो विज्ञान को ज्योतिष, धर्म या जादू टोने से अलग बनाती है? क्या विज्ञान सच में हमें अंतिम सत्य बता सकता है, या वो भी बस एक कहानी है जो समय के साथ बदलती रहती है? आज हम एक ऐसे विषय की दुनिया में उतरने वाले हैं जो विज्ञान पर ही सवाल उठाता है। यह विषय विज्ञान का दुश्मन नहीं, बल्कि उसका सबसे प्रमुख दोस्त है। एक ऐसा दोस्त जो उसे आईना दिखाता है। इसे कहते हैं विज्ञान का दर्शन या फिलॉसफी ऑफ साइंस। यह हमें यह नहीं बताता कि विज्ञान क्या कहता है, बल्कि यह हमें यह सोचना सिखाता है कि विज्ञान कैसे काम करता है, उसकी सीमाएं क्या हैं और उसका हमारी जिंदगी के लिए असली मतलब क्या है। यह एक जासूस की तरह है जो उस जांचकर्ता की ही जांच कर रहा है जो दुनिया के रहस्यों को सुलझाने निकला है। क्या आप तैयार हैं विज्ञान के पीछे छिपे दर्शन को, उसकी आत्मा को समझने के इस रोमांचक और दिमाग खोलने वाले सफर पर निकलने के लिए? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, वो लक्ष्मण रेखा, विज्ञान और अंधविश्वास के बीच का फर्क। चलिए अपनी इस यात्रा की शुरुआत उस सबसे विशाल और सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं जो फिलॉसफी ऑफ साइंस पूछता है। और वो सवाल है, विज्ञान क्या है? यह सुनने में बहुत ही सरल सवाल लगता है। आप कहेंगे, विज्ञान वो है जो हम स्कूल में अध्ययन करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। लेकिन यह तो सिर्फ विज्ञान के विषय हैं, विज्ञान की परिभाषा नहीं। असली सवाल यह है कि हम किस आधार पर किसी चीज को वैज्ञानिक कहते हैं और किसी दूसरी चीज को अवैज्ञानिक या अंधविश्वास कहकर खारिज कर देते हैं। वो कौन सी लक्ष्मण रेखा है जो एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान को एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष से अलग करती है? दोनों ही तो आसमान के तारों और ग्रहों की बात करते हैं। तो फिर हम एक को विज्ञान क्यों मानते हैं और दूसरे को नहीं? इस सवाल को दार्शनिक सीमांकन की समस्या कहते हैं, और इसका जवाब खोजना 20वीं सदी के दर्शन का एक बहुत बड़ा काम रहा है। शुरुआती दौर में 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ दार्शनिकों, जिन्हें लॉजिकल पॉजिटिविस्ट कहा जाता था, ने एक बहुत ही सीधा साधा जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि एक बयान या एक सिद्धांत वैज्ञानिक तब होता है जब हम उसे अपने अनुभवों से, अपने अवलोकनों से सत्यापित कर सकते हैं, यानी उसे सच साबित कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो यह एक वैज्ञानिक बयान है, क्योंकि हम लैब में जाकर इस प्रयोग को बार बार कर सकते हैं और इसे सच साबित कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहता है ईश्वर मौजूद है, तो यह एक वैज्ञानिक बयान नहीं है, क्योंकि हम इसे किसी भी प्रयोग से सत्यापित नहीं कर सकते। यह सिद्धांत, जिसे सत्यापनवाद कहते हैं, सुनने में बहुत ही तार्किक और आकर्षक लगता है। इसने हमें विज्ञान और गैर विज्ञान के बीच एक साफ लकीर खींचने का एक तरीका दे दिया। लेकिन जल्द ही इस सिद्धांत में एक बहुत विशाल और बहुत ही गहरी दरार नजर आने लगी। सोचिए, एक बहुत ही सरल वैज्ञानिक नियम के बारे में, सभी कौवे काले होते हैं। क्या हम इस बयान को सत्यापित कर सकते हैं? नहीं। इसे सच साबित करने के लिए हमें दुनिया के, इतिहास के और भविष्य के हर एक कौवे को देखना होगा, जो कि असंभव है। हम चाहे एक कोई लाख काले कौवे देख लें, तब भी यह संभावना बनी रहती है कि कहीं कोई एक सफेद कौवा मौजूद हो। इसका मतलब यह हुआ कि सत्यापनवाद का यह कठोर नियम तो विज्ञान के सबसे बुनियादी नियमों, यानी सार्वभौमिक नियमों, को ही अवैज्ञानिक घोषित कर रहा था। यह एक बहुत अहम समस्या थी। अगर विज्ञान के नियम ही वैज्ञानिक नहीं हैं, तो फिर क्या है? इसी मुश्किल पहेली को सुलझाने के लिए 20वीं सदी के एक महान दार्शनिक कार्ल पोपर सामने आए, और उन्होंने एक ऐसा क्रांतिकारी विचार पेश किया जिसने विज्ञान को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। पोपर ने कहा कि हम सब गलत सवाल पूछ रहे हैं। एक वैज्ञानिक सिद्धांत की असली पहचान यह नहीं है कि उसे सच साबित किया जा सकता है, बल्कि यह है कि उसे गलत साबित करने का प्रयास किया जा सकता है। यह एक बहुत विशाल और बहुत ही सूक्ष्म बदलाव था। चलिए इसे समझते हैं। पोपर ने कहा कि एक सच्चा वैज्ञानिक सिद्धांत एक साहसिक भविष्यवाणी करता है, एक ऐसा दावा करता है जो जोखिम भरा होता है। वो कहता है,
अगर मेरी थ्योरी सही है तो दुनिया में ऐसा ऐसा होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरी थ्योरी गलत है। जैसे आइंस्टीन की रिलेटिविटी की थ्योरी ने यह भविष्यवाणी की कि सूरज की गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके पास से गुजरने वाली रोशनी एक खास कोण पर मुड़ जाएगी। यह एक बहुत ही सटीक और जोखिम भरी भविष्यवाणी थी। 1919 में जब वैज्ञानिकों ने सूर्य ग्रहण के दौरान यह प्रयोग किया और पाया कि रोशनी सच में उसी कोण पर मुड़ रही थी, तो आइंस्टीन की थ्योरी को एक बहुत विशाल समर्थन मिला। लेकिन अगर वो रोशनी नहीं मुड़ती या किसी और कोण पर मुड़ती, तो आइंस्टीन की थ्योरी उसी दिन गलत साबित हो जाती। यही एक वैज्ञानिक सिद्धांत की निशानी है। वो खुद को गलत साबित होने के लिए दांव पर लगाता है। अब इसकी तुलना ज्योतिष से कीजिए। अगर एक ज्योतिषी यह भविष्यवाणी करता है कि आज आपका दिन कुछ चुनौतीपूर्ण रहेगा, तो क्या यह भविष्यवाणी कभी गलत साबित हो सकती है? नहीं, क्योंकि चुनौतीपूर्ण एक बहुत ही अस्पष्ट शब्द है। अगर आपकी बस छूट जाती है तो आप कहेंगे, हाँ, दिन चुनौतीपूर्ण था। अगर आपके बॉस से आपकी बहस हो जाती है तो भी आप कहेंगे, हाँ, दिन चुनौतीपूर्ण था। और अगर कुछ भी नहीं होता तो आप शायद यह कहेंगे कि चुनौती यह थी कि दिन बहुत बोरिंग था। पोपर कहते हैं कि ज्योतिष जैसे सिद्धांत इतने अस्पष्ट और लचीले होते हैं कि वे हर स्थिति को अपने हिसाब से समझा सकते हैं। वे कभी भी गलत साबित होने का जोखिम नहीं उठाते, और इसीलिए वे विज्ञान नहीं हैं। तो विज्ञान और अंधविश्वास के बीच की लक्ष्मण रेखा है गलत साबित होने की क्षमता। विज्ञान सिर्फ जवाबों का एक संग्रह नहीं है। ये तो गलतियों को खत्म करने, अपने ही सिद्धांतों को लगातार चुनौती देने की एक अंतहीन प्रक्रिया है। लेकिन अगर हम कभी भी किसी सिद्धांत को पूरी तरह से सच साबित नहीं कर सकते, तो फिर हम किसी भी वैज्ञानिक नियम पर भरोसा ही कैसे करते हैं? चैप्टर नंबर 2, क्या सूरज कल भी उगेगा? इंडक्शन की पहेली। पिछले चैप्टर में हमने कार्ल पोपर के इस क्रांतिकारी विचार को समझा कि विज्ञान का काम सिद्धांतों को सच साबित करना नहीं, बल्कि उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करना है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है, लेकिन यह हमें एक और भी ज्यादा गहरी और परेशान करने वाली दार्शनिक समस्या के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देता है। यह एक ऐसी पहेली है जिससे दार्शनिक सदियों से जूझ रहे हैं, और इसका संबंध उस तरीके से है जिससे हम इंसान दुनिया के बारे में सीखते हैं। इस समस्या को इंडक्शन की समस्या कहा जाता है। इंडक्शन या आगमनात्मक तर्क क्या है? यह एक बहुत ही स्वाभाविक और रोजमर्रा का तरीका है जिससे हम सीखते हैं। यह विशिष्ट अवलोकनों से एक सामान्य नियम बनाने की प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, आपने अपनी जिंदगी में एक कौवा देखा, वो काला था। आपने दूसरा कौवा देखा, वो भी काला था। आपने 1000 कौवे देखे और वे सब के सब काले थे। इन हजारों विशिष्ट अनुभवों के आधार पर आप एक सामान्य नियम बनाते हैं, सभी कौवे काले होते हैं। ये इंडक्शन है। विज्ञान का लगभग सारा काम इसी तरह से होता है। एक वैज्ञानिक एक दवा का परीक्षण 100 मरीजों पर करता है, और अगर वो दवा उन 100 मरीजों पर काम करती है तो वो यह सामान्य नियम बनाता है कि यह दवा इस बीमारी को ठीक करती है। हम सब अपनी जिंदगी इसी तरह से जीते हैं। हम मानते हैं कि सूरज कल भी उगेगा। क्यों? क्योंकि हमने अपनी पूरी जिंदगी और इतिहास में हर किसी ने उसे हर रोज उगते हुए देखा है। यह सब बहुत ही सामान्य और तार्किक लगता है ना? लेकिन 18वीं सदी के एक बहुत ही महान स्कॉटिश दार्शनिक डेविड ह्यूम ने इस पूरी सोच की नींव पर एक बहुत ही विनाशकारी सवाल खड़ा कर दिया। ह्यूम ने कहा, एक मिनट रुकिए, आप किस तार्किक आधार पर यह कह सकते हैं कि जो चीज अतीत में लाखों बार हुई है वो भविष्य में भी होगी? यह एक बहुत ही गहरा सवाल है। चलिए इसे समझते हैं। क्या ऐसा कोई तार्किक अंतर्विरोध है यह सोचने में कि सूरज कल नहीं उगेगा? नहीं। हम आसानी से ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां सूरज आज तक तो रोज उगता था, लेकिन कल अचानक वो फट जाए और न उगे। यह हमारे अनुभव के खिलाफ तो है, लेकिन यह तर्क के खिलाफ नहीं है। ह्यूम का तर्क यह था कि हमारा यह विश्वास कि भविष्य अतीत जैसा ही होगा, यह किसी तर्क या सबूत पर आधारित नहीं है। यह तो बस हमारी एक आदत है, हमारे मन की एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है। हमने चीजों को बार बार एक साथ होते हुए देखा है, और हमारे दिमाग ने उनके बीच एक संबंध बना लिया है। यह इंडक्शन की समस्या विज्ञान के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण झटका है। इसका मतलब यह है कि विज्ञान के जो नियम हमें इतने ठोस और निश्चित लगते हैं, वे असल में तार्किक रूप से निश्चित हैं ही नहीं। वे तो बस बहुत ही मजबूत संभावनाएं हैं जो हमारे पिछले अनुभवों पर आधारित हैं।
हम कभी भी 100% निश्चितता के साथ यह नहीं कह सकते कि गुरुत्वाकर्षण का नियम कल भी काम करेगा। हम बस यह उम्मीद कर सकते हैं, हम इस पर दाम लगा सकते हैं, क्योंकि यह अब तक हमेशा काम करता आया है। यह विज्ञान को एक बहुत ही कमजोर नींव पर खड़ा कर देता है। यह हमें बताता है कि विज्ञान और विश्वास के बीच की रेखा उतनी मोटी नहीं है जितनी हम सोचते हैं। विज्ञान भी एक तरह से इस विश्वास पर ही आधारित है कि प्रकृति के नियम नहीं बदलेंगे। तो इस समस्या का समाधान क्या है? दार्शनिकों ने इसके कई जवाब देने की कोशिश की है। कुछ ने कहा कि हमें बस इस अनिश्चितता को स्वीकार कर लेना चाहिए और यह मान लेना चाहिए कि विज्ञान हमें निश्चितता नहीं, बल्कि सिर्फ बहुत ही उच्च स्तर की संभावना ही दे सकता है, और हमारे व्यावहारिक जीवन के लिए इतना ही काफी है। कार्ल पोपर ने, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा, एक और ही रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा कि हमें इंडक्शन की जरूरत ही नहीं है। विज्ञान इंडक्शन से काम ही नहीं करता। एक वैज्ञानिक यह नहीं कहता कि मैंने 1000 काले कौवे देखे हैं, इसलिए सभी कौवे काले हैं। वो एक साहसिक परिकल्पना बनाता है, सभी कौवे काले हैं। और फिर वो इंडक्शन का इस्तेमाल नहीं करता। वो डिडक्शन यानी निगमनात्मक तर्क का इस्तेमाल करता है। वो यह तर्क देता है कि अगर यह सच है कि सभी कौवे काले हैं, तो मुझे कहीं भी, कभी भी किसी और रंग का कौवा नहीं मिलना चाहिए। और फिर उसका पूरा काम उसे गैर काले कौवे को खोजने में लग जाता है। विज्ञान सबूत इकट्ठा करने का काम नहीं है, विज्ञान सबूतों को चुनौती देने का काम है। यह एक बहुत ही चतुर समाधान है, लेकिन यह भी पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है, क्योंकि अगर हम सिर्फ सिद्धांतों को गलत साबित ही कर सकते हैं, उन्हें सच साबित कभी नहीं कर सकते, तो फिर हम एक सिद्धांत को दूसरे से बेहतर कैसे मानते हैं? हम आइंस्टीन की थ्योरी पर न्यूटन की थ्योरी से ज्यादा भरोसा क्यों करते हैं? इन सवालों ने 20वीं सदी के एक और महान विचारक थॉमस कून को विज्ञान की प्रगति के बारे में एक बिल्कुल नए और क्रांतिकारी मॉडल को पेश करने के लिए प्रेरित किया। कून ने कहा कि विज्ञान एक सीधी रेखा में ईंट पर ईंट रखकर आगे नहीं जाता, वो तो भूचालों और क्रांतियों के माध्यम से आगे जाता है। चैप्टर नंबर 3, जब पुरानी दुनिया ढह जाती है, थॉमस कून और वैज्ञानिक क्रांतियां। अब तक हम विज्ञान को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देख रहे थे जहां या तो हम सिद्धांतों को सत्यापित करते हैं या उन्हें गलत साबित करते हैं। यह एक बहुत ही तर्कसंगत और व्यवस्थित तस्वीर है, लेकिन 1962 में एक अमेरिकी भौतिक विज्ञानी और इतिहासकार थॉमस कून ने अपनी एक छोटी सी लेकिन बहुत ही विस्फोटक किताब द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशंस से इस पूरी तस्वीर को ही तौर मरोड़ कर रख दिया। कून ने कहा कि अगर आप विज्ञान के इतिहास को देखें तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता। विज्ञान कोई सीधी चिकनी सड़क नहीं है, वो तो एक ऐसी सड़क है जिसमें बीच बीच में बहुत कोई सारे भूचाल आते हैं, जिन्हें वो वैज्ञानिक क्रांतियां कहते हैं। कून ने पैराडाइम नाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध विचार पेश किया। एक पैराडाइम सिर्फ एक वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, यह एक पूरा का पूरा वर्ल्ड व्यू है, दुनिया को देखने का एक पूरा नजरिया है। इसमें सिर्फ सिद्धांत ही नहीं, बल्कि वो सारे तरीके, वो सारे उपकरण, वो सारी मान्यताएं और वो सारे क्लासिक उदाहरण भी शामिल होते हैं जिन्हें एक खास समय का वैज्ञानिक समुदाय बिना सवाल किए मान लेता है। जैसे टोलेमी का यह मानना कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, यह एक पैराडाइम था। न्यूटन का भौतिकी का सिद्धांत जो लगभग 200 सालों तक चला, वो एक पैराडाइम था। यह एक तरह का नक्शा है जो वैज्ञानिकों को बताता है कि दुनिया कैसी है और उन्हें किस तरह के सवाल पूछने चाहिए और उनके जवाब कैसे खोजने चाहिए। कून कहते हैं कि ज्यादातर समय वैज्ञानिक किसी क्रांति या अहम बदलाव की कोशिश नहीं कर रहे होते, वे सामान्य विज्ञान कर रहे होते हैं। सामान्य विज्ञान का मतलब है मौजूदा पैराडाइम के अंदर रहकर छोटी छोटी पहेलियां सुलझाना। वे पैराडाइम पर सवाल नहीं उठाते, वे उसे सच मानकर उसके आधार पर अपनी गणनाएं और अपने प्रयोग करते हैं। जैसे एक न्यूटनियन वैज्ञानिक यह सवाल नहीं पूछेगा कि गुरुत्वाकर्षण है या नहीं, वो यह मानकर चलेगा कि गुरुत्वाकर्षण है, और फिर वो यह गणना करने की कोशिश करेगा कि एक नए खोजे गए ग्रह का पथ कैसा होगा। यह एक बहुत ही उत्पादक लेकिन बहुत ही रूढ़िवादी गतिविधि है। यह पैराडाइम की सीमाओं को और भी सटीक बनाने का काम है। लेकिन कभी कभी सामान्य विज्ञान करते हुए वैज्ञानिकों को कुछ ऐसी विसंगतियों का सामना करना होता है, कुछ ऐसे नतीजे मिलते हैं जिन्हें मौजूदा पैराडाइम समझा ही नहीं सकता।
शुरू में वैज्ञानिक इन विसंगतियों को नजरअंदाज कर देते हैं या यह मान लेते हैं कि उनके प्रयोग में ही कोई गलती हुई होगी। लेकिन धीरे धीरे जब ये विसंगतियां बहुत ज्यादा और बहुत गंभीर होने लगती हैं, तो वैज्ञानिक समुदाय में एक संकट की स्थिति पैदा हो जाती है। लोगों का मौजूदा पैराडाइम पर से विश्वास उठने लगता है। उन्हें लगने लगता है कि दुनिया को देखने के उनके नक्शे में ही कोई बहुत ज्यादा गड़बड़ है। और इसी संकट की स्थिति में से एक वैज्ञानिक क्रांति का जन्म होता है। कोई युवा, कोई विद्रोही वैज्ञानिक एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी विचार पेश करता है, एक नया पैराडाइम। यह नया पैराडाइम उन पुरानी विसंगतियों को बहुत ही आसानी से समझा देता है। जैसे कोपरनिकस ने यह क्रांतिकारी विचार पेश किया कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूरज ब्रह्मांड का केंद्र है। इस एक विचार ने खगोल विज्ञान की कई पुरानी पहेलियों को सुलझा दिया। या जैसे आइंस्टीन ने रिलेटिविटी का सिद्धांत पेश किया, जिसने न्यूटन के भौतिकी की उन समस्याओं को हल कर दिया जो 19वीं सदी के अंत में वैज्ञानिकों को परेशान कर रही थी। कून कहते हैं कि एक पैराडाइम से दूसरे पैराडाइम में यह बदलाव कोई तर्क संगत, धीरे धीरे होने वाला बदलाव नहीं है। यह एक तरह का धर्मांतरण है। यह दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका अपनाने जैसा है। कून का सबसे विवादास्पद दावा यह था कि दो अलग अलग पैराडाइम के लोग एक दूसरे से ठीक से बात भी नहीं कर सकते। वे एक ही दुनिया को देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं। वे अलग अलग भाषा बोलते हैं, उनके मानक अलग अलग होते हैं। टोलेमी को मानने वाले को आसमान में घूमते हुए ग्रह दिखते हैं, जबकि कोपरनिकस को मानने वाले को एक ही जगह पर स्थिर सूरज और उसके चक्कर काटती हुई पृथ्वी दिखती है। कून यहां तक कहते हैं कि हम यह नहीं कह सकते कि एक नया पैराडाइम पुराने वाले से ज्यादा सच्चा है। हम बस यह कह सकते हैं कि वो अलग है और वो नई पहेलियों को बेहतर ढंग से सुलझाता है। इस विचार ने एक बहुत विशाल दार्शनिक विवाद खड़ा कर दिया। क्या इसका मतलब यह है कि विज्ञान हमें सच्चाई के करीब नहीं ले जा रहा है? क्या यह सिर्फ एक पैराडाइम से दूसरे पैराडाइम में कूदना है, बिना किसी वास्तविक प्रगति के? और अगर विज्ञान हमें अंतिम सच्चाई नहीं बता रहा है, तो फिर वो हमें बता क्या रहा है? चैप्टर नंबर 4। क्या इलेक्ट्रॉन सच में होते हैं? यथार्थवाद बनाम उपकरणवाद। अब हम विज्ञान के दर्शन की एक और बहुत ही गहरी और दिमाग को चकरा देने वाली बहस में उतर रहे हैं। यह बहस इस सवाल के बारे में है कि विज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या है। क्या विज्ञान हमें यह बता रहा है कि दुनिया सच में कैसी है, या वो हमें सिर्फ ऐसे मॉडल और सिद्धांत दे रहा है जो काम करते हैं, जो हमें सटीक भविष्यवाणियां करने और तकनीक बनाने में मदद करते हैं, भले ही उनका वास्तविकता से कोई लेना देना ना हो? यह यथार्थवाद और यथार्थवाद विरोध या उपकरणवाद के बीच की लड़ाई है। वैज्ञानिक यथार्थवाद एक बहुत ही सामान्य ज्ञान वाला और सहज दृष्टिकोण है। यह कहता है कि विज्ञान का लक्ष्य है हमें दुनिया का एक सच्चा या लगभग सच्चा विवरण देना। हमारी सबसे अच्छी वैज्ञानिक थ्योरी, जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स या विकासवाद का सिद्धांत, सिर्फ उपयोगी कहानियां नहीं हैं। वे सच में यह बता रही हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यथार्थवादी यह मानते हैं कि जिन अदृश्य चीजों की बात विज्ञान करता है, वे सच में मौजूद हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क या ब्लैक होल। भले ही हम उन्हें अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वे उतनी ही वास्तविक हैं जितनी कि यह मेज या यह कुर्सी। हमारे सिद्धांत उन्हें खोजते हैं, बनाते नहीं। यह एक बहुत ही संतोषजनक तस्वीर है। यह हमें यह विश्वास दिलाती है कि विज्ञान हमें लगातार वास्तविकता के और करीब ले जा रहा है। न्यूटन ने हमें सच्चाई की एक अच्छी तस्वीर दी थी, और आइंस्टीन ने हमें एक और भी बेहतर और भी ज्यादा सटीक तस्वीर दी। हम धीरे धीरे प्रकृति के रहस्यों से पर्दा उठा रहे हैं। ज्यादातर वैज्ञानिक और आम लोग बिना सोचे समझे इसी यथार्थवादी दृष्टिकोण को ही मानते हैं। लेकिन अब कहानी के दूसरे पक्ष को सुनते हैं, जो कुछ अजीब और प्रति सहज लग सकता है। यथार्थवाद विरोधी या उपकरणवादी कहते हैं, एक मिनट रुकिए, हम यह कैसे जान सकते हैं कि ये अदृश्य चीजें सच में मौजूद हैं? उनका तर्क है कि विज्ञान का लक्ष्य सत्य बताना नहीं, बल्कि अनुभवजन्य पर्याप्तता प्रदान करना है। इसका मतलब है कि एक अच्छी वैज्ञानिक थ्योरी वो है जो हमारे सभी अवलोकनों और प्रयोगों के नतीजों से मेल खाती हो और हमें सटीक भविष्यवाणियां करने की क्षमता देती हो। बस इतना ही। थ्योरी के पीछे की वास्तविकता क्या है, यह जानना विज्ञान का काम नहीं है, और न ही यह जानना संभव है। उपकरणवादियों के अनुसार
इलेक्ट्रॉन जैसी अवधारणाएं सिर्फ उपयोगी उपकरण या काल्पनिक हैं, जो हमारे सिद्धांतों को काम करने में मदद करती हैं। हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए मानो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमारी गणनाएं सही आती हैं और हम कंप्यूटर चिप्स बना पाते हैं। लेकिन क्या सच में कोई छोटी सी गेंद जैसी चीज वहां घूम रही है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका हम कभी जवाब नहीं दे सकते। हो सकता है कि कल कोई बिल्कुल नई थ्योरी आ जाए जो इलेक्ट्रॉन की अवधारणा के बिना ही और भी बेहतर तरीके से सब कुछ समझा दे। इस दृष्टिकोण का एक बहुत ही मजबूत तर्क है, जिसे निराशावादी मेटा इंडक्शन कहा जाता है। यह तर्क कहता है कि अगर आप विज्ञान के इतिहास को देखें, तो वो उन सिद्धांतों के कब्रिस्तान से भरा हुआ है जिन्हें कभी सच माना जाता था, लेकिन आज वे पूरी तरह से गलत साबित हो चुके हैं। लोगों ने कभी फ्लोजिस्टन पर विश्वास किया था जलने की प्रक्रिया को समझाने के लिए। उन्होंने ईथर पर विश्वास किया था प्रकाश को यात्रा करने के लिए। उस समय के वैज्ञानिकों के लिए ये चीजें उतनी ही वास्तविक थीं जितनी आज हमारे लिए इलेक्ट्रॉन हैं। तो हमें यह अहंकार कैसे हो सकता है कि हमारी आज की थ्योरी अंतिम है? क्या यह ज्यादा तार्किक नहीं है कि यह मान लिया जाए कि हमारी आज की थ्योरी भी भविष्य में गलत ही साबित होंगी? तो आप किस तरफ हैं? क्या आप एक यथार्थवादी हैं जो यह मानते हैं कि विज्ञान हमें वास्तविकता का एक सच्चा नक्शा दे रहा है? या आप एक उपकरणवादी हैं जो यह मानते हैं कि विज्ञान हमें सिर्फ एक बहुत ही उपयोगी और शक्तिशाली औजारों का बक्सा दे रहा है? यह कोई आसान सवाल नहीं है और इसका कोई एक सही जवाब भी नहीं है। यह बहस हमें विज्ञान की प्रकृति की गहरी समझ देती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमें अपने सिद्धांतों के साथ एक तरह की विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। वे शक्तिशाली हो सकते हैं, वे उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन वे अंतिम शब्द नहीं हो सकते। लेकिन विज्ञान की यह पूरी इमारत किस चीज पर खरी है? चैप्टर नंबर 5, एक सुंदर समीकरण का सच। विज्ञान में सादगी और सुंदरता का महत्व। जब वैज्ञानिक एक सिद्धांत को दूसरे से बेहतर चुनते हैं, तो वे सिर्फ सबूतों को ही नहीं देखते। अक्सर दो अलग अलग सिद्धांत एक ही सबूत को बराबर की अच्छी तरह से समझा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक वैज्ञानिक कैसे फैसला करता है? यहां पर विज्ञान का एक और गहरा, कुछ रहस्यमयी और दार्शनिक पहलू सामने आता है। वैज्ञानिक अक्सर उन सिद्धांतों को पसंद करते हैं जो ज्यादा सरल और ज्यादा सुंदर या सुरुचिपूर्ण होते हैं। यह एक बहुत ही अजीब बात है। हम यह कैसे मान सकते हैं कि जो ब्रह्मांड इतना जटिल है, उसके नियम सरल और सुंदर होंगे? इस सिद्धांत को ओकाम का रेजर के नाम से जाना जाता है। ओकाम का रेजर 14वीं सदी के एक दार्शनिक विलियम ऑफ ओकाम के नाम पर रखा गया एक सिद्धांत है। यह सिद्धांत कहता है कि चीजों को जरूरत से ज्यादा जटिल नहीं बनाना चाहिए। या सरल शब्दों में, जब आपके पास किसी चीज को समझाने के लिए दो बराबर की अच्छी व्याख्याएं हों, तो आपको हमेशा उस वाली को चुनना चाहिए जो ज्यादा सरल हो, जिसमें कम धारणाएं बनाई गई हों। यह कोई विज्ञान का नियम नहीं है। यह तो तर्क का एक मार्गदर्शक सिद्धांत है, एक ह्यूरिस्टिक है। लेकिन यह विज्ञान में आश्चर्यजनक रूप से सफल रहा है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। प्राचीन काल में टॉलेमी का यह मॉडल कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, ग्रहों की गति को समझा तो देता था, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे बहुत ही जटिल बनना हुआ। उसे ग्रहों के पथ को समझाने के लिए एपिसाइकिल यानी चक्कर के ऊपर चक्कर जैसे कई काल्पनिक निर्माण करने हुए। फिर आया कोपरनिकस का मॉडल, जिसने कहा कि सूरज केंद्र में है। यह मॉडल ग्रहों की गति को कहीं ज्यादा सरल और सुंदर तरीके से समझा देता था। उसे उन अतिरिक्त जटिल धारणाओं की जरूरत नहीं थी। और अंततः कोपरनिकस का सरल मॉडल ही सही साबित हुआ। इसी तरह जब आइंस्टीन ने अपनी रिलेटिविटी की थ्योरी पेश की, तो उसकी एक बड़ी अपील उसकी गणितीय सुंदरता और सादगी थी। उसने बहुत ही कम और सुरुचिपूर्ण समीकरणों से ब्रह्मांड के बहुत विशाल हिस्से को समझा दिया था। लेकिन सवाल यह है कि यह काम क्यों करता है? ब्रह्मांड को हमारी सादगी और सुंदरता की भावना की परवाह क्यों होनी चाहिए? इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है, और यह दार्शनिकों और वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत विशाल पहेली है। कुछ लोगों का तर्क है कि एक सरल सिद्धांत के गलत साबित होने की संभावना कम होती है, क्योंकि उसमें कम चीजें होती हैं जो गलत हो सकती हैं। कुछ और लोगों का मानना है कि हमारा दिमाग ही शायद इस तरह से बना है कि वो सरल पैटर्न को बेहतर ढंग से समझ पाता है, और इसलिए हम स्वाभाविक रूप से सरल व्याख्याओं की ओर आकर्षित होते हैं। और कुछ, जैसे कि आइंस्टीन खुद, का एक लगभग आध्यात्मिक विश्वास था कि प्रकृति की रचना में एक गहरी, अंतर्निहित सुंदरता और सामंजस्य है, और एक अच्छा सिद्धांत उसी सुंदरता को
प्रतिबिंबित करता है। उन्होंने एक बार कहा था, प्रकृति के बारे में जो चीज सबसे ज्यादा समझ से परे है, वो यह है कि वो समझी जा सकती है। यह सौंदर्य शास्त्रीय मानदंड हमें विज्ञान के मानवीय पहलू की याद दिलाता है। विज्ञान सिर्फ तथ्यों और आंकड़ों का एक ठंडा मशीन जैसा संग्रह नहीं है। इसमें रचनात्मकता, अंतर्ज्ञान और सुंदरता की भावना की भी एक बहुत अहम भूमिका है। एक महान वैज्ञानिक एक महान कलाकार की तरह भी होता है, जो प्रकृति के बिखरे हुए तथ्यों में एक सुंदर और सामंजस्यपूर्ण पैटर्न की तलाश में रहता है। ये हमें हमारी अपनी जिंदगी के लिए भी एक बहुत ही उपयोगी सबक सिखाता है। जब हम किसी मुश्किल समस्या का सामना कर रहे होते हैं, तो हम अक्सर बहुत ही जटिल और उलझे हुए समाधानों में फंस जाते हैं। ओकाम का रेजर हमें याद दिलाता है कि शायद सबसे अच्छा जवाब सबसे सरल जवाब ही हो। हमें चीजों को जरूरत से ज्यादा जटिल बनाने से बचना चाहिए। हमें समस्या के मूल में जाने की कोशिश करनी चाहिए और उसे सबसे सीधे और सरल तरीके से हल करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन क्या विज्ञान हर चीज को समझा सकता है? चैप्टर नंबर 6, जब विज्ञान चुप हो जाता है। विज्ञान की सीमाएं। अब तक हमने विज्ञान की ताकत, उसके तरीकों और उसकी प्रगति की बात की है। विज्ञान निस्संदेह मानव इतिहास का सबसे सफल और सबसे शक्तिशाली बौद्धिक उद्यम है। उसने हमें ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में बताया है, उसने हमें अनगिनत बीमारियों से बचाया है और उसने हमारी दुनिया को इस तरह से बदल दिया है जिसकी हमारे पूर्वज कल्पना भी नहीं कर सकते थे। विज्ञान की इस अपार सफलता को देखकर कुछ लोगों को यह विश्वास होने लगा है कि विज्ञान ही ज्ञान का एकमात्र और अंतिम स्रोत है। इस विचार को वैज्ञानिकता कहते हैं। यह वो विश्वास है कि जो सवाल विज्ञान जवाब नहीं दे सकता, वो या तो निरर्थक सवाल हैं या वे सवाल ही नहीं हैं। लेकिन क्या यह सच है? क्या विज्ञान के पास हर सवाल का जवाब है? विज्ञान का दर्शन हमें यह याद दिलाता है कि विज्ञान की अपनी कुछ अंतर्निहित सीमाएं हैं। वो बहुत शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान नहीं है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जहां विज्ञान चुप हो जाता है, क्योंकि वे सवाल उसके अधिकार क्षेत्र से ही बाहर हैं। विज्ञान की पहली और सबसे प्रमुख सीमा यह है कि वो हमें यह बता सकता है कि दुनिया कैसे काम करती है, लेकिन वो हमें यह नहीं बता सकता कि यह क्यों मौजूद है। विज्ञान हमें बिग बैंग के बाद के पहले सेकंड के बारे में बता सकता है, लेकिन वो हमें यह नहीं बता सकता कि बिग बैंग से पहले क्या था या बिग बैंग क्यों हुआ। वो हमें बता सकता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, लेकिन वो यह नहीं बता सकता कि गुरुत्वाकर्षण का नियम यही क्यों है, कोई और क्यों नहीं। ये अंतिम क्यों वाले सवाल, जैसे कि शून्य की बजाय कुछ क्यों है, ये विज्ञान के दायरे से बाहर दर्शन और धर्मशास्त्र के दायरे में आते हैं। विज्ञान की दूसरी प्रमुख सीमा है नैतिकता और मूल्यों का क्षेत्र। विज्ञान हमें तथ्य बता सकता है, लेकिन वो हमें यह नहीं बता सकता कि हमें उन तथ्यों के साथ क्या करना चाहिए। विज्ञान हमें एक परमाणु बम बनाने की तकनीक दे सकता है, लेकिन वो हमें यह नहीं बता सकता कि क्या हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। विज्ञान हमें बता सकता है कि एक भ्रूण कब एक धड़कते हुए दिल के साथ एक जीवित प्राणी बन जाता है, लेकिन वो हमें यह नहीं बता सकता कि गर्भपात नैतिक रूप से सही है या गलत। सही और गलत, अच्छे और बुरे के सवाल वैज्ञानिक सवाल नहीं हैं, वे दार्शनिक सवाल हैं। जैसा कि हमने विकासवाद के चैप्टर में देखा था, आप किसी तथ्य से किसी नैतिक नियम को नहीं निकाल सकते। तीसरी सीमा है चेतना और व्यक्तिपरक अनुभव का क्षेत्र। विज्ञान हमारे दिमाग की कार्य प्रणाली को बहुत ही विस्तार से समझा सकता है। वो हमें बता सकता है कि जब हम एक लाल सेब देखते हैं, तो हमारी आंखों और हमारे दिमाग में कौन से न्यूरॉन सक्रिय होते हैं, लेकिन वो यह कभी नहीं समझा सकता कि लाल रंग को देखने का एहसास कैसा होता है। वो मेरे लिए उस चॉकलेट आइसक्रीम के स्वाद का अनुभव या आपके लिए अपने पसंदीदा संगीत को सुनने की खुशी का अनुभव उसे माप नहीं सकता, उसे तीसरी पर्सन की भाषा में व्यक्त नहीं कर सकता। यह हमारा निजी व्यक्तिपरक अनुभव है और यह विज्ञान की वस्तुनिष्ठ भाषा की पकड़ से बाहर लगता है। अंत में विज्ञान हमें जीवन के अर्थ के बारे में कुछ नहीं बता सकता। विज्ञान हमें बता सकता है कि हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक जटिल संग्रह हैं, जो विकासवाद की एक अंधी प्रक्रिया का नतीजा है। लेकिन वो हमें यह नहीं बता सकता कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें कैसे जीना चाहिए और क्या चीज जीवन को जीने लायक बनाती है। ये सवाल कला, साहित्य, दर्शन और धर्म के क्षेत्र में आते हैं।
यह सब कहने का मतलब यह नहीं है कि विज्ञान बेकार है। इसका मतलब सिर्फ यह है कि हमें उसकी सीमाओं को पहचानना चाहिए। विज्ञान दुनिया को समझने का एक बहुत ही शक्तिशाली लेकिन एकमात्र तरीका नहीं है। हमें दुनिया को पूरी तरह से समझने के लिए विज्ञान के साथ साथ मानविकी और कला की भी उतनी ही जरूरत है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमें सिर्फ तथ्यों की ही नहीं, बल्कि मूल्यों, अर्थ और सुंदरता की भी जरूरत होती है। चैप्टर नंबर 7, विज्ञान, समाज और राजनीति। जब विज्ञान निष्पक्ष नहीं रहता, हम अक्सर विज्ञान को एक ऐसी शुद्ध, वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष गतिविधि के रूप में देखते हैं जो समाज और राजनीति के शोर शराबे से बहुत दूर किसी शांत प्रयोगशाला में होती है। हमें लगता है कि वैज्ञानिक सिर्फ सच्चाई की तलाश में रहते हैं और उनके काम का उनकी व्यक्तिगत मान्यताओं, उनके समाज के मूल्यों या उनकी सरकार की नीतियों से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन विज्ञान का दर्शन हमें इस भोली भाली तस्वीर पर भी सवाल उठाना सिखाता है। वो हमें दिखाता है कि विज्ञान हमेशा एक सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में ही होता है और यह संदर्भ विज्ञान को बहुत गहरे और अक्सर अदृश्य तरीकों से प्रभावित कर सकता है। सबसे पहला और सबसे स्पष्ट तरीका है फंडिंग। वैज्ञानिक शोध के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है और यह पैसा कहां से आता है? यह अक्सर सरकारों या कोई सारी कॉरपोरेशनों से आता है और जो पैसा देता है वो अक्सर यह भी तय करता है कि किस तरह के शोध किए जाएंगे। एक सरकार शायद रक्षा प्रौद्योगिकी या परमाणु ऊर्जा पर ज्यादा पैसा खर्च करना चाहेगी, बजाय कि तितलियों के जीवन चक्र का अध्ययन करने पर। एक दवा कंपनी शायद उन बीमारियों की दवाओं पर शोध करना चाहेगी जो अमीर देशों के लोगों को होती हैं, बजाय कि उन बीमारियों पर जो सिर्फ गरीब देशों में पाई जाती हैं। इसका मतलब यह है कि कौन से वैज्ञानिक सवाल पूछे जाते हैं और कौन से नहीं। यह सिर्फ वैज्ञानिक जिज्ञासा से ही नहीं, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक हितों से भी तय होता है। दूसरा, वैज्ञानिक भी इंसान होते हैं। वे किसी वैक्यूम में नहीं रहते। वे भी उसी समाज का हिस्सा होते हैं जिसमें हम सब रहते हैं और वे भी उस समाज के मूल्यों, पूर्वाग्रहों और अंधविश्वासों से प्रभावित हो सकते हैं, चाहे वे अनजाने में ही क्यों ना हों। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है। 19वीं सदी में कई वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक नस्लवाद जैसे सिद्धांतों को बढ़ावा दिया, जो यह साबित करते थे कि गोरी नस्ल दूसरी नस्लों से श्रेष्ठ है। यह कोई सच्चा विज्ञान नहीं था, यह तो बस उस समय के नस्लवादी पूर्वाग्रहों को वैज्ञानिक भाषा का चोगा पहनाना था। इसी तरह बहुत लंबे समय तक चिकित्सा अनुसंधान में महिलाओं के शरीर को एक असामान्य पुरुष शरीर के रूप में देखा जाता था और कई शोध सिर्फ पुरुषों पर ही किए जाते थे, जिसके कारण महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में हमारी समझ बहुत अधूरी रही। यह दिखाता है कि सामाजिक मूल्य यह तय कर सकते हैं कि वैज्ञानिक किस चीज को महत्वपूर्ण या सामान्य मानते हैं। तीसरा, विज्ञान का इस्तेमाल अक्सर राजनीतिक और वैचारिक लड़ाइयों में एक हथियार के रूप में भी किया जाता है। राजनेता और एक्टिविस्ट अक्सर उन वैज्ञानिक अध्ययनों को चुन चुनकर पेश करते हैं जो उनकी बात का समर्थन करते हैं और उन अध्ययनों को नजरअंदाज कर देते हैं जो उनके खिलाफ जाते हैं। हम यह आज जलवायु परिवर्तन या टीकों जैसे मुद्दों पर साफ साफ देख सकते हैं। दोनों ही तरफ के लोग विज्ञान का हवाला देते हैं, लेकिन वे अक्सर सिर्फ उन तथ्यों को चुन रहे होते हैं जो उनके पहले से तय एजेंडे में फिट बैठते हैं। यह विज्ञान के दुरुपयोग का एक बहुत विशाल खतरा है और यह आम जनता के मन में विज्ञान के प्रति अविश्वास पैदा कर सकता है। तो इस सब का क्या मतलब है? क्या हमें विज्ञान पर भरोसा करना छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सिर्फ यह है कि हमें विज्ञान को एक ज्यादा परिपक्व और आलोचनात्मक नजरिए से देखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि विज्ञान कोई देववाणी नहीं है, यह एक मानवीय गतिविधि है और इसमें भी गलतियां, पूर्वाग्रह और राजनीतिक प्रभाव हो सकते हैं। एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा यह कर्तव्य है कि हम सिर्फ वैज्ञानिक निष्कर्षों को ही न देखें, बल्कि हम यह भी सवाल पूछें कि यह शोध किसने किया है, इसे किसने फंड किया है और इसके क्या संभावित सामाजिक और राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। हमें विज्ञान का सम्मान करना चाहिए, लेकिन हमें उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा सवाल पूछने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सवाल पूछना ही तो विज्ञान की असली आत्मा है। चैप्टर नंबर 8, अच्छा विज्ञान, बुरा विज्ञान, वैज्ञानिक पद्धति की आत्मा। अब जब हमने विज्ञान की सीमाओं और उसके सामाजिक संदर्भों को समझ लिया है, तो चलिए वापस उस मूल सवाल पर आते हैं।
एक अच्छा वैज्ञानिक अभ्यास क्या होता है? अगर विज्ञान हमेशा बदलता रहता है, अगर वो सामाजिक प्रभावों से अछूता नहीं है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि एक वैज्ञानिक तरीका दूसरे से बेहतर है? फिलॉसफी ऑफ साइंस हमें कुछ ऐसे बुनियादी मूल्यों और सिद्धांतों की ओर इशारा करती है जो अच्छे विज्ञान की आत्मा माने जा सकते हैं। ये वो नियम हैं जो वैज्ञानिक समुदाय को खुद को सही करने और सच्चाई के और करीब पहुंचने में मदद करते हैं। अच्छे विज्ञान का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है अनुभवजन्य साक्ष्य के प्रति सम्मान। इसका मतलब है आपके सिद्धांत और आपकी मान्यताएं कितनी भी सुंदर या तार्किक क्यों न लगें, अंत में उन्हें वास्तविक दुनिया के अवलोकनों और प्रयोगों की कसौटी पर खरा उतरना ही होगा। प्रकृति ही अंतिम जज है। अगर आपके प्रयोग के नतीजे आपकी थ्योरी से मेल नहीं खाते, तो आपको अपनी थ्योरी को बदलना होगा, न कि नतीजों को। एक अच्छा वैज्ञानिक अपने पसंदीदा विचारों से प्यार नहीं करता, वो सच्चाई से प्यार करता है, भले ही वो सच्चाई उसके अपने विचारों को गलत ही क्यों न साबित कर दे। यह एक बहुत ही कठिन अनुशासन है जो हमें हमारे अपने पूर्वाग्रहों और इच्छाधारी सोच से ऊपर उठने के लिए कहता है। दूसरा सिद्धांत है तर्क और सुसंगतता। एक वैज्ञानिक सिद्धांत सिर्फ तथ्यों का एक बिखरा हुआ संग्रह नहीं होता। उसे एक तार्किक और सुसंगत ढांचा होना चाहिए जिसके सभी हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों। वो हमारे पहले से स्थापित ज्ञान के साथ भी मेल खाना चाहिए, या फिर उसे यह बहुत ही मजबूती से समझाना होगा कि पुराना ज्ञान क्यों गलत था। विज्ञान अराजक नहीं है, वो एक व्यवस्थित तरीके से ज्ञान का निर्माण करता है। तीसरा सिद्धांत है संदेहवाद। एक अच्छे वैज्ञानिक को स्वाभाविक रूप से शक की होना चाहिए, खासकर अपने ही परिणामों और सिद्धांतों को लेकर। विज्ञान इस विचार पर काम करता है कि हर दावा, चाहे वो कितना भी महान वैज्ञानिक क्यों ना करे, उसे सबूतों के साथ परखा जाना चाहिए। इसीलिए वैज्ञानिक समुदाय में पीयर रिव्यू की प्रक्रिया इतनी महत्वपूर्ण है, जहां एक वैज्ञानिक के काम को उसी क्षेत्र के दूसरे स्वतंत्र विशेषज्ञ जांचते हैं। यह एक तरह का क्वालिटी कंट्रोल है जो गलतियों और धोखे को बाहर निकालने में मदद करता है। संदेहवाद का मतलब निराशावाद नहीं है, इसका मतलब है मुझे दिखाओ। चौथा सिद्धांत है पारदर्शिता और पुनरुत्पादन। एक वैज्ञानिक प्रयोग को इस तरह से किया और रिपोर्ट किया जाना चाहिए कि कोई भी दूसरा स्वतंत्र वैज्ञानिक उसे दोहराकर उन्हीं नतीजों को फिर से प्राप्त कर सके। अगर कोई अपने तरीकों को गुप्त रखता है या उसके नतीजे कोई और दोहरा नहीं पाता, तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। विज्ञान कोई जादू नहीं है, ये एक सार्वजनिक और खुली प्रक्रिया है। ये पारदर्शिता ही विज्ञान को आत्म सुधार करने की शक्ति देती है। और पांचवां सिद्धांत है निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता का प्रयास। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा, पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ होना शायद असंभव है, लेकिन एक अच्छा वैज्ञानिक हमेशा अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, अपने राजनीतिक विचारों और अपने वित्तीय हितों को अपने काम से अलग रखने का प्रयास करता है। वो सच्चाई की तलाश करता है, न कि उस नतीजे की जो वो देखना चाहता है। ये मूल्य यानी सबूतों का सम्मान, तर्क, संदेहवाद, पारदर्शिता और निष्पक्षता मिलकर उस वैज्ञानिक पद्धति का निर्माण करते हैं जिसकी हम इतनी प्रशंसा करते हैं। ये कोई एक फिक्स रेसिपी नहीं है, बल्कि यह सोचने और जांच पड़ताल करने का एक तरीका है, एक रवैया है। और यह रवैया सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए ही नहीं, बल्कि हम सब के लिए भी बहुत उपयोगी है। चैप्टर नंबर 9, एक वैज्ञानिक की तरह सोचना, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का दर्शन। अब हम अपनी इस यात्रा के उस पड़ाव पर हैं जहां हम इन सभी कोई सारे दार्शनिक विचारों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने की कोशिश करेंगे। विज्ञान का दर्शन सिर्फ वैज्ञानिकों या दार्शनिकों के लिए नहीं है। यह सोचने का एक तरीका है, दुनिया को देखने का एक नजरिया है, जो हम में से किसी की भी जिंदगी को और भी बेहतर, और भी स्पष्ट और भी सफल बना सकता है। एक वैज्ञानिक की तरह सोचना सीखने से हम अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जिंदगी की कई समस्याओं को बेहतर ढंग से हल कर सकते हैं। तो एक वैज्ञानिक की तरह सोचने का क्या मतलब है? इसका सबसे पहला मतलब है एक जिज्ञासु और सवाल पूछने वाला मन रखना। एक बच्चे की तरह बनो जो हमेशा पूछता है क्यों। चीजों को वैसे ही स्वीकार मत कर लो जैसी वे दिखती हैं। सुनी सुनाई बातों, परंपराओं और यहां तक कि विशेषज्ञों की राय पर भी सवाल उठाने से मत डरो। जब आप किसी खबर को देखते हैं या कोई विज्ञापन देखते हैं, तो खुद से पूछें, इसका क्या सबूत है? ये जानकारी कहां से आ रही है? क्या इसका कोई और भी नजरिया हो सकता है?
यह आलोचनात्मक सोच आज के इस सूचना के विस्फोट वाले युग में जीवित रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है। दूसरा, सबूतों के आधार पर अपने विश्वासों को बनाओ और बदलने के लिए हमेशा तैयार रहो। हम अक्सर अपने विश्वासों को अपनी भावनाओं, अपनी परवरिश या अपने समूह की मान्यताओं के आधार पर बना लेते हैं और फिर हम उन विश्वासों से इतने चिपक जाते हैं कि हम किसी भी ऐसे सबूत को नजरअंदाज कर देते हैं जो उनके खिलाफ जाता हो। इसे पुष्टिकरण पूर्वाग्रह कहते हैं। एक वैज्ञानिक की तरह सोचने का मतलब है इस पूर्वाग्रह से लड़ना। इसका मतलब है अपने विश्वासों को एक स्थायी सत्य के रूप में नहीं, बल्कि एक अस्थायी परिकल्पना के रूप में देखना, जिसे नए सबूतों के आधार पर बदला जा सकता है और बदला जाना चाहिए। मैं गलत हो सकता हूं, यह कहना कमजोरी की नहीं, बल्कि बौद्धिक ईमानदारी और ताकत की निशानी है। तीसरा, गलतियों से प्यार करना सीखो। विज्ञान की पूरी प्रगति गलतियों को करने और उनसे सीखने पर ही आधारित है। एक प्रयोग जो विफल हो जाता है, वो अक्सर एक सफल प्रयोग से ज्यादा सिखाता है, क्योंकि वो हमें बताता है कि कौन सा रास्ता काम नहीं करता। हमें भी अपनी जिंदगी में अपनी गलतियों को एक विफलता के रूप में नहीं, बल्कि एक सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब आप कोई गलती करें, तो उसे छुपाने या उस पर शर्मिंदा होने की बजाय उसका विश्लेषण करें। मैंने क्या गलत किया? मैं इससे क्या सीख सकता हूं? मैं अगली बार इसे बेहतर कैसे कर सकता हूं? जो इंसान गलतियों से डरता है, वो कभी भी कुछ नया या कुछ विशेष करने की कोशिश नहीं कर पाएगा। चौथा, ओकाम के रेजर का इस्तेमाल करो, यानी चीजों को सरल रखो। जब आप किसी समस्या का सामना कर रहे हों, तो अक्सर सबसे सरल और सबसे सीधा समाधान ही सबसे अच्छा होता है। हम अक्सर चीजों को जरूरत से ज्यादा जटिल बना देते हैं और खुद को ही उलझा लेते हैं। समस्या को छोटे छोटे प्रबंधनीय हिस्सों में तोड़ो और सबसे स्पष्ट और सरल समाधान से शुरुआत करो। अंत में, एक वैज्ञानिक की तरह सोचने का मतलब है अनिश्चितता के साथ जीना सीखना। विज्ञान हमें यह सिखाता है कि हमें हर चीज के बारे में 100% निश्चित होने की जरूरत नहीं है। दुनिया जटिल है और हमारा ज्ञान हमेशा अधूरा रहेगा। ठीक है, हमें बस सबसे अच्छे उपलब्ध सबूतों के आधार पर सबसे तार्किक फैसला लेना है और इस बात के लिए हमेशा तैयार रहना है कि भविष्य में हमें नई जानकारी के आधार पर अपना फैसला बदलना हो सकता है। यह हमें कट्टरता और अहंकार से बचाता है और हमें एक ज्यादा विनम्र और खुले विचारों वाला इंसान बनाता है। यह सोचने का तरीका आपको सिर्फ एक बेहतर छात्र या एक बेहतर पेशेवर ही नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाएगा। चैप्टर नंबर 10, विज्ञान से परे, ज्ञान के दूसरे रास्ते। हम अपनी इस गहरी और ज्ञानवर्धक यात्रा के अंत पर आ गए हैं। हमने विज्ञान की प्रकृति को समझा, उसकी ताकत को सराहा और उसकी सीमाओं को भी पहचाना। इस अंतिम चैप्टर में मैं आपको एक आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। विज्ञान का दर्शन हमें विज्ञान का सम्मान करना तो सिखाता है, लेकिन वो हमें यह भी याद दिलाता है कि विज्ञान ही सब कुछ नहीं है। दुनिया को समझने और एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमें ज्ञान के दूसरे रास्तों की भी उतनी ही जरूरत है। जैसा कि हमने देखा, विज्ञान कैसे के सवालों का जवाब देने में माहिर है। यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, लेकिन क्यों के सवालों पर, यानी अर्थ, उद्देश्य और मूल्यों के सवालों पर वो चुप हो जाता है। और हमारी जिंदगी सिर्फ कैसे से नहीं चलती, वो क्यों से चलती है। हमें सिर्फ यह जानने की जरूरत नहीं है कि हम कैसे जीवित रहें, हमें यह भी जानने की जरूरत है कि हमें क्यों जीवित रहना चाहिए। और इन क्यों वाले सवालों के जवाब हमें कला, साहित्य, संगीत, इतिहास और हाँ, दर्शन में ही मिलते हैं। जब आप एक महान उपन्यास अध्ययन करते हैं, तो आप प्यार, हानि और मानवीय स्थिति के बारे में एक ऐसी गहरी सच्चाई सीखते हैं जो कोई वैज्ञानिक अध्ययन आपको कभी नहीं सिखा सकता। जब आप एक सुंदर संगीत सुनते हैं, तो आप एक ऐसी भावना का अनुभव करते हैं जिसे किसी भी समीकरण में नहीं बांधा जा सकता। जब आप इतिहास अध्ययन करते हैं, तो आप मानवीय मूर्खता और महानता के उन पैटर्न को समझते हैं जो हमें भविष्य के लिए मार्गदर्शन दे सकते हैं। और जब आप दर्शन अध्ययन करते हैं, तो आप अपने ही जीवन के सबसे बुनियादी सवालों के बारे में सोचना सीखते हैं। विज्ञान का दर्शन हमें एक तरह का बौद्धिक संतुलन सिखाता है। यह हमें वैज्ञानिकता के उस अहंकार से बचाता है जो कहता है कि जो विज्ञान नहीं माप सकता, वो मौजूद ही नहीं है। यह हमें याद दिलाता है कि इंसान सिर्फ एक तर्क संगत मशीन नहीं है, वो एक भावनात्मक, एक रचनात्मक
और एक आध्यात्मिक प्राणी भी है। और एक पूर्ण और समृद्ध जीवन जीने के लिए हमें अपने व्यक्तित्व के इन सभी हिस्सों का पोषण करना होगा। हमें प्रयोगशाला की स्पष्टता की भी जरूरत है और एक कविता के रहस्य की भी। हमें एक वैज्ञानिक की आलोचनात्मक नजर की भी जरूरत है और एक कलाकार की सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि की भी। एक तरह से विज्ञान का दर्शन विज्ञान को उसकी सही जगह पर रखता है। वो उसे ज्ञान के सिंहासन से उतारकर ज्ञान की उस विशाल गोल मेज पर एक सम्मानित कुर्सी देता है, जहां बाकी सभी मानवीय ज्ञान के रूप भी बैठे हैं। वो हमें एक ऐसी दुनिया की कल्पना करने के लिए प्रोत्साहित करता है जहां विज्ञान और मानवी की एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हों। एक ऐसी दुनिया जहां एक वैज्ञानिक एक कवि की संवेदनशीलता से प्रेरित हो सकता है और एक कलाकार ब्रह्मांड के वैज्ञानिक आश्चर्यों से प्रेरणा ले सकता है। अंत में विज्ञान का दर्शन हमें खुद विज्ञान के बारे में ही एक वैज्ञानिक रवैया अपनाना सिखाता है। यानी हमें विज्ञान की पूजा नहीं करनी चाहिए, हमें उसका अध्ययन करना चाहिए। हमें उसकी सफलताओं को समझना चाहिए, उसकी विफलताओं से सीखना चाहिए और हमेशा यह सवाल पूछते रहना चाहिए कि उसे और भी बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। क्योंकि विज्ञान अंततः कोई अंतिम उत्पाद नहीं है। यह एक मानवीय यात्रा है, गलतियों, सुधारों और कभी कभार होने वाले शानदार सफलताओं से भरी हुई एक यात्रा सच्चाई के अंतहीन महासागर की ओर। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक विषय के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि विज्ञान सिर्फ तथ्यों का एक संग्रह नहीं, बल्कि सोचने का एक तरीका है। और इस तरीके को समझकर हम अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। ये ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे विज्ञान और अंधविश्वास के बीच फर्क करें, कैसे वैज्ञानिक क्रांतियां हमारी सोच को बदलती हैं, विज्ञान की क्या सीमाएं हैं और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे एक वैज्ञानिक की तरह सोचकर हम अपनी रोजमर्रा की समस्याओं को हल कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर एक आलोचनात्मक और जिज्ञासु मन विकसित करने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।